नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो करना क्या है, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दे। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और इसे आप अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न हम लोग डेली डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एनटीपीसी का 2021 में पूछा गया, यह प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो सबसे आज का जो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्ता किसने लिखा था, ये प्रश्न है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। मतलब उस प्रश्न को करने से पहले हम लोग उसको जो भी मतलब इंपॉर्टेंट जो बुक है और उसके जो लेखक हैं उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे मैं यह प्रश्न दे रहा है, मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया? विज्ञानेश्वर। किसके द्वारा लिखा गया? विज्ञानेश्वर। अभिज्ञान शकुंतलम और मलविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सीधा प्रश्न पूछेगा कि अग्नि क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? यह रचित किताब है, तो कालिदास के द्वारा यह रचित बुक है। मलविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा रक्षास विशाखदत्त, मृच्छकटिकम शूद्रक, और यहाँ पे एक और कर लीजिएगा मेघदूत, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र वात्सायन, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया? राजेश शेखर। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। अमरकोश अमरसी, मलिंद पान्हो, नागसेन, बृहत संहिता ब्राह्महिर। उत्तर रामचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? भवभूति के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्हण के द्वारा लिखा गया, और इसमें किसका वर्णन है? तो जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री। अगर आपको जम्मू कश्मीर का मतलब इतिहास जानना है तो आप कल्हण के द्वारा लिखा गया बुक कौन सा? राजतरंगिणी। इसको आप पढ़िए, आप जान जाइएगा कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्ट्री है क्या है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, काव्य दर्शन दंडी, गीत गोविंद जयदेव, ये सब तो आपको याद होगा, गीत गोविंद जयदेव। स्वप्न वासवदत्ता भास के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बुद्ध चरित्र अश्वघोष। भागवत गीता और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास। नाट्य शास्त्र भारत के द्वारा लिखा गया, भरत। रामायण वाल्मीकि। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। हित उपदेश नारायण भट्ट के द्वारा लिखा गया। और गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा है? कत आयन के द्वारा। और इसे क्या कहा जाता है? ज्योतिष ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि ज्योतिष ग्रंथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो गार्गी संहिता को ज्योति ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? कतायन के द्वारा लिखा गया। कृति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया, वो है कृति कौमुदी। तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जो आप याद रखिएगा। और यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम और मलविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और मलविका अग्निमित्रम एक किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। और मेघदूत भी यहाँ पे कर लीजिएगा, मेघदूत भी किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, मुद्रा रक्षास विशाखदत्त और मृच्छकटिकम शूद्रक। तो प्रश्न क्या पूछा है उसको हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम या वासवदत्ता भी लिखता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो अभी हम आपको तुरंत यहाँ कराएं कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो भास्क देखिए यहाँ आपके हम बता रहे हैं, देखिए स्वप्न वासवदत्ता किसके द्वारा लिखा गया? भास के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कालिदास जी के द्वारा क्या लिखा गया? अभिज्ञान शकुंतलम, मलविका अग्निमित्रम, मेघदूत, ये सब किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया। जयदेव गीत गोविंद, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है उसको आप देख लीजिए, क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप हाईलाइट करिएगा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड जनजाति।
कौन सा जनजाति है? गोंड जनजाति। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह अगर पूछेगा तो गोंड जनजाति, ये आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, ये भी प्रश्न नोट कर लीजिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो ये कौन सा है? टोडा। और ये कहाँ पाया जाता है? केरल के आसपास, केरल में टोडा जनजाति। तो ये आपको दो याद रहना चाहिए। और गोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में भी, ये भी पूछेगा। और खांड जनजाति उड़ीसा। और यहाँ से आपको याद रखना है, देखिए ये जो झारखंड है, तो यहाँ से आप ये जो लाइन देख रहे हैं, तो झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव और हो, ये सीधा प्रश्न पूछेगा। हो जनजाति कहाँ का है? तो झारखंड, यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। तो हो गया, उराव हो गया, मुंडा, संथाल, ये सब कहाँ का जनजाति है? झारखंड का जनजाति है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। भूटिया सीधा प्रश्न पूछेगा, कहाँ का जनजाति है? उत्तराखंड। भूटिया कहाँ का जनजाति है? उत्तराखंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। कौन सा जनजाति? और भील, देखिए भील जनजाति राजस्थान। जो हम आपको बता रहे हैं वो याद आप जरूर कर लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, यहां से जो प्रश्न पूछा है, सिक्किम, शेरपा और लेमचा और भूटिया, ये कहाँ का जनजाति है? सिक्किम। और यहाँ पे कुकी जनजाति मणिपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुकी जनजाति कहाँ का है? मणिपुर का है कुकी जनजाति। लुसाई जनजाति मिजोरम, ये भी पूछा जाता है, सीधा प्रश्न पूछेगा। लुसाई जनजाति कहाँ का? मिजोरम। कुकी जनजाति मणिपुर। गारो खासी, देखिए खासी जनजाति, आप तो नाम सुने ही होंगे, पहाड़ी का नाम जो गारो खासी जनजाति है, कहाँ? मेघालय। तो खासी जनजाति कहाँ का है? मेघालय। संथाल, ये पश्चिम बंगाल, लेकिन जनरली कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे बोडो जनजाति असम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोडो जनजाति यहाँ नोट कर लीजिएगा, असम। तो ये हो गया जो इंपॉर्टेंट जनजाति है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। एक बार आप खुद से इसको आप रीड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको एक बार, जितने भी जनजाति मतलब दिया गया है इसमें, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और जो हम आपको बताएं उसको आप जरूर याद रखिएगा। तो प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित जनजाति का नाम क्या है? नागालैंड। देखिए नागालैंड से संबंधित जनजाति का नाम क्या है? यहाँ नागालैंड। तो यहाँ से अगर आपको अगर याद है, जो कुछ जनजाति है, बोडो जनजाति, लिम्बो, अपना रेंगमा जनजाति कहाँ का है? नागालैंड का जनजाति है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो आप एक बार इसे खुद से रीड जरूर कर लीजिएगा। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो अगर आप क्लास शुरू से कर रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि हम आपको बताए थे कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्त काल से भी अगर ज्यादा अंदर में जाके पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए गुप्त काल के अंदर कौन सा आ जाएगा? जैसे मान लीजिए पूरा गुप्त काल का हो गया सम्राट, तो अंदर भी क्या चला? काल चला। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासन काल है, इसके शासन काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। किसके शासन काल को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल को शासन काल कहा जाता है। अगर ऑप्शन में ए नहीं है तो क्या रहेगा? गुप्त काल, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय किससे संबंधित है? गुप्त काल से। तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों, तो पहला आंसर क्या होगा? ए आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकेंड आंसर गुप्त। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करिए। कुमारगुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, चंद्रगुप्त प्रथम ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चले। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? मतलब प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिसमें आपसे पूछा जाएगा प्रश्न है, चंद्रयान-1 को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो किससे किया गया था? GSLV चंद्रयान-1 को किससे प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान-1 को जो प्रक्षेपित किया गया था, किससे किया गया था? PSLV। देखिए जो चंद्रयान-1 को प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C1 से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-1 को कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को, सीधा प्रश्न पूछेगा। और चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था।
किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो उसमें GSLV Mk3A1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये आप याद रखिएगा। तो यहां पूछा कौन सा प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है, तो GSLV भी है और ASLV भी है और PSLV भी है, लेकिन जो MSLV है ये नहीं है। यहां से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछेगा? इसरो। तो इसरो का स्थापना कब हुआ? इसरो का स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है? के सिवान, जिसे हम लोग रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, के सिवान को। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखल, वर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सीधा प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? एग्जाम में मिलेगा, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और 1969 का जो वर्ष है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में ही। पहली बार मानव चंद्रमा पे कब गया? 20 जुलाई 1969 को। 1969 में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ और 1969 में ही इसरो का ही स्थापना हुआ। तो ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो नाम के SDG 12 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सीधा प्रश्न पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। गोल का मतलब लक्ष्य होता है और सस्टेनेबल का मतलब सतत और डेवलपमेंट का मतलब विकास, सतत विकास लक्ष्य। इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनता है या बनेगा? तो जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये आगे हम आपको प्रश्न बताएंगे क्योंकि ये प्रश्न आगे लगा हुआ है। तो अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो सबसे पहले इसका डिटेल देखिए, लिख रहा है चोलकालीन मंदिरों का निर्माण चोल साम्राज्य के महान राजाओं द्वारा किया गया था। ये मंदिर संपूर्ण दक्षिण भारत के अलावा भारत के पड़ोसी द्वीपों पर भी फैले हुए हैं। इन मंदिरों में 11वीं और 12वीं शताब्दी यानी शताब्दी में निर्मित 3 मंदिर, जैसे में दारा सुरम का एरावतेश्वर मंदिर। एरावतेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है? दारा सुरम का एरावतेश्वर मंदिर। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। गांगे कुंड चोलपुरम के मंदिर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। और एक हो जाएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये प्रमुख 3 मंदिर है जो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो चोल राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया, यानी चोल शासकों के द्वारा निर्मित किया गया। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को 1987 में, जबकि दारा सूरम के एरावतेश्वर मंदिर और गांगे कुंड चोलपुरम के मंदिर को 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल यानी सूची में शामिल किया गया। यह इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता। सीधा प्रश्न पूछेगा कि गांगे कुंड चोलपुरम के मंदिर को कब शामिल किया गया? तो 2004 में। तो यूनेस्को के जितने भी विश्व धरोहर स्थल है इसका आपको लिस्ट दे दिया गया है, यानी मैप के द्वारा आपको बता दिया गया है। तो आप अगर वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है, यानी चोल शासकों के द्वारा निर्मित नहीं किया गया? ऑप्शन ए गंगाई कुंड चोलपुरम, ये तो निर्मित किया गया। बृहदेश्वर मंदिर ये भी निर्मित किया गया, किसके द्वारा? चोल राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया। एरावतेश्वर मंदिर ये भी निर्मित किया गया, लेकिन जो कंप हरेश्वर मंदिर देख रहे हैं ये निर्मित नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? और भारत में पूछा कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? पेरियार नदी। तो इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नदी से संबंधित क्या क्या, बांध से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा? एक पूछेगा टिहरी बांध किस नदी पे? अलकनंदा नदी पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। सीधा प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पे। एक जो प्रश्न बनेगा राणा प्रताप सागर और गांधी सागर,
एक किस नदी पे, चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर किस नदी पे, चंबल नदी पे स्थित है। ये अब स्थित है, देखिए राणा प्रताप सागर और गांधी सागर किस नदी पे, चंबल नदी। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पे, नागा अर्जुन सागर किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है। ये सब प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रिहंद बांध सोन नदी पे स्थित है। तो इतना आप जरूर याद रखिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, देखिए यहाँ पेरियार बांध पेरियार नदी पे स्थित है। ये कहाँ हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु, ये दो मतलब केरल और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पेरियार बांध कहाँ स्थित है, पेरियार नदी पे कहाँ हो जाएगा, केरल। केरल और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। नाम क्या है, विकास कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो एक करेंट का प्रश्न है, लेकिन इससे रिलेटेड अभी प्रश्न ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा आपको जो भी मतलब वर्तमान में एग्जाम हो रहा है उससे साल या 6 महीना का करंट ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यहां ऑप्शन से भी आपको देखना होगा, इंद्रधनुष का निर्माण। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तारों का टिमटिमाना, जब भी प्रतीत का बात हो या उठा हुआ, या जैसे प्रश्न पूछेगा पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों, मतलब प्रतीत का जब भी बात करेगा तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना मतलब उठा हुआ प्रतीत या कुछ देर बाद, ये सब कहा हो जाएगा अपवर्तन का। और रंग से संबंधित प्रकीर्णन, तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये भी अपवर्तन। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के द्वारा ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी जो दिया गया अपवर्तन का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाला औद्योगिक देशों के बीच की गई अंतरराष्ट्रीय संधि है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल। हम आपको बताए थे किससे संबंध है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल। और एक कब हुआ था, 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। सॉरी यहाँ पे 98 लिखा रहा है, 97 होगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997। सीधा प्रश्न पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। मतलब जलवायु जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं का उत्सर्जन है उस पर क्या करना, रोक लगा, मतलब उस पर नियंत्रित करने से यह संबंधित है। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से, जिसको हम क्या बोलते हैं O3। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ ओजोन के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ, 1987, 16 सितंबर 1987 को। इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें क्या रखा गया, मतलब क्या तय किया गया, ओजोन परत को संरक्षण के लिए तय किया गया। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ, और एक कहाँ स्थित है, समताप मंडल में। किससे बचाव करता है, परावैंगनिक किरणें से बचाव करता है। अगर परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर अगर आता है धरातल पे, तो ये क्या करेगा, जो चमड़ा है, जो त्वचा है, त्वचा कैंसर का कारण बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे 2018-19 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है। तो नाम क्या है, ONGC। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, सीधा ऑप्शन का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, सीधा पूछेगा NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है, गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन OI का अगर फुल फॉर्म, OIC का फुल फॉर्म देखेगा तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन।
गेल का फुल फॉर्म देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, सीधा प्रश्न पूछेगा और फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। एक करेंट का प्रश्न है तो करेंट हम आपको बताया कि जब भी अगर आप एग्जाम दे रहे उससे साल भर का करेंट ही पूछा जाएगा, साल भर मैक्सिमम जाएगा, तो 1.5 वर्ष मतलब 1 वर्ष प्लस या उससे कम ही रहेगा। अगला प्रश्न है, मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ये भी करेंट का प्रश्न है, रेनी जेलवेगर। और किसके लिए दिया गया यानी किस फिल्म के लिए दिया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है? तो हम आपको बताए थे कि कौन सा महारत्न कंपनी है, तो टोटल भारत में 10 था, लेकिन अब कितना हो गया 11, क्योंकि हाल ही में 11वां महारत्न कंपनी को ऐड किया गया और ये आपको बताया गया 2 से 3 बार। इसका आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में, और हम इसका आंसर बताएंगे आपको कल। इसका आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। जो महारत्न कंपनी है 11वां महारत्न कंपनी, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? मनरेगा। इसका नाम क्या, शुरू में इसका नाम नरेगा रखा गया। एक्ट पूछेगा 2005, नरेगा एक्ट कब का था? 2005 का। इसका पुनः नामकरण किया गया, कब किया गया? 2010 में इसे नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा। मनरेगा, शुरू में नाम क्या था? नरेगा। नरेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सॉरी डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, सीधा प्रश्न पूछेगा कि मनरेगा या नरेगा एक्ट कब का था और इसका नाम चेंज कब किया गया। यही 2 प्रश्न यहां से बनेगा सीधा। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? कच्चा तेल, उर्वरक, सीमेंट। इसमें आपको बताना कौन सा शामिल नहीं है, तो ये चीनी है, तो इसमें शामिल नहीं है भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार का जारी करता है? 5 प्रकार का। कितने? तो 5, यहां पे लिख लीजिएगा 5। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। और यही अगर प्रश्न पूछेगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट की हम लोग बात करेंगे, हाई कोर्ट HC लिख देते हैं हाई कोर्ट, तो अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार के। तो प्रश्न पूछेगा जारी अधिक रिट जारी कौन करता है? उच्च न्यायालय, और कम कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। तो ये भी प्रश्न पूछ लेगा आपसे। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? CSIR। CSIR, ये भी करेंट का प्रश्न है। DRDO, इसका स्थापना पूछेगा 1 अगस्त। हम आपको पिछले वाले में इसरो का स्थापना क्या बताए थे? 1 मिनट अभी हम लोग देखते हैं उसको। देखिए यहाँ पे जो इसका जो स्थापना होगा 1 जनवरी, हम शायद अगस्त बता दिए थे, 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नीति आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट 1 जनवरी 2015 किसके स्थान पे आया? योजना आयोग के स्थान पे आया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। किसका स्थान पे आया? किसके स्थान पे आया? नीति आयोग का स्थान पे आया। नीति आयोग का नहीं,
योजना आयोग के स्थान पे आया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया, ये प्रश्न पूछेगा 2014 में। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी, और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 1958 को। और जो हम लोग इसरो का स्थापना देखें, इसरो देखिए यहाँ पे हम आपको इसरो का जो स्थापना बताएं, 1 मिनट रुके। देखिए इसरो का जो स्थापना इसमें होगा, देखिए इसरो का जो हम आपको स्थापना बताएं, इसरो का स्थापना यहाँ पे 15 अगस्त नहीं 15 जनवरी कर लीजिएगा, 15 जनवरी 1969 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए CSIR का फुल फॉर्म सीधा प्रश्न पूछा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है कि जब तक यानी विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा, मतलब विद्युत धारा उसमें करंट हम लोग जब तक देंगे तब तक ही उसमें जो डेटा रहेगा स्टोरेज रहेगा। लेकिन जैसे ही विद्युत आपूर्ति यानी बंद कर देते हैं तो डेटा क्या हो जाएगा, स्टोरेज नष्ट हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता है। जैसे में पेन ड्राइव को अगर आप जब तक मतलब करंट या दे रहे हैं उसमें जब तक प्रभावित हो रहा है धारा तब तक नहीं, अगर धारा उसमें प्रभावित नहीं भी हो रहा है तो भी उसमें क्या रहेगा, डेटा स्टोरेज रहेगा। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, CD जो हो जाएगा डिस्क हो जाता है, हार्ड डिस्क या कैसेट सब जो हम लोग फिल्म देखते थे पहले, या मोबाइल का जो आप देखे होंगे उसको क्या होता है, पेन ड्राइव। तो इस समय क्या होता है, एकदम हमेशा के लिए जो डेटा रहता है स्टोरेज रहता है, यानी नष्ट नहीं होता है। या आप विद्युत धारा दीजिए या नहीं दीजिए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक स्टोरेज यानी सेकेंडरी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्राइमरी में क्या होता है, तो प्राइमरी में आएगा रोम या रैम, दोनों आता है प्राइमरी में, रैम और रोम दोनों प्राइमरी में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी अगर आप देखिएगा तो इसमें भी अंतर होता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है, कांगो नदी और जाम्बेजी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाम्बेजी नदी एक है मकर रेखा, कर्क रेखा और एक विषुवत रेखा। जाम्बेजी नदी मकर रेखा को कितने बार काटता है, 2 बार, यानी जाम्बेजी नदी मकर रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार। और कांगो नदी विषुवत रेखा को, देखिए प्रश्न पूछेगा विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कांगो नदी, मकर रेखा को जाम्बेजी नदी और कर्क रेखा को माही नदी, जो कहाँ भारत में। तो अगला प्रश्न चलते, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। एक पेटाबाइट बराबर होता है, तो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है एक पेटाबाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, KB MB GB में अगर आप कंफ्यूजन करिएगा तो अगर आप फोन चलाते होंगे जिसको हम बोलते हैं मोबाइल, तो उसमें अगर आप डेटा कभी भराए होंगे तो अधिकतर आजकल के जो वर्तमान में सभी के पास डेटा अवेलेबल रहता है। तो जैसे ही डेटा इंड होता है तो लिखता है कि 1 MB अगर आप यूज करिएगा तो 1 MB जो होता है, 1 MB किसके बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB किसके बराबर होता है, तो 1024 MB के बराबर होता है। यानी अगर आप 1 GB डेटा भरा रहे हो तो इसका कहने का मतलब कि 1024 MB आपको दिया जा रहा है, और 1 MB कहने का मतलब 1024 KB दिया जा रहा है। तो इस तरह से होता है। और बीट और बाइट में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, बीट और बाइट में, कि 8 बीट बराबर होता है या बाइट बराबर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको देखना कि इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है और छोटा ये है। तो हम इसको अगर बराबर करना हमको तो किस में गुना करेंगे, छोटा वाला में। तो इसमें क्या करना है, गुना कर देना। यानी 8 बीट के बराबर क्या होता है, 1 बाइट। 8 बीट के बराबर 1 बाइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कभी कभी अगर आप फोन चलाते हैं तो उसको भी यूज करिए,
वो भी काम देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। फुल फॉर्म को आपको क्या करना, रटना नहीं है। जो भी फुल फॉर्म है उसका आपको क्या करना, एक बार रीड कर जाना, 1 से 2 बार। जैसे ही प्रश्न आएगा एग्जाम में, अगर आप उसको रीड कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि आपसे वो बन जाएगा। जैसे ही अगर आप ऑप्शन को देखिएगा तो इसका आंसर आपको मालूम चल जाएगा। कब? जब आप रीड 1 से 2 बार 3 बार कर लीजिएगा। आपको रटना नहीं, सिर्फ क्या करना, 1 से 2 बार पढ़ लेना। तो CLI का पूर्ण रूप क्या होगा? कंप्यूटर के संबंध में बताना आपको। तो कमांड लाइन इंटरफेस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2019, ये भी क्या है? तो करेंट का प्रश्न है। तो 2019 की शुरुआत में फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया कौन सा भारतीय उपग्रह भारत का 40वां संचार उपग्रह है? कहां से प्रक्षेपित किया गया था? फ्रेंच गुयाना से। कैमा उपग्रह था भारत का? 40वां उपग्रह। कब किया गया था? 2019 में किया गया था। नाम क्या था? GSAT 31 यानी 31। नेक्स्ट है, NaCl और NH4Cl यानी सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक बोलते हैं, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। एक होता है अमोनिया और एक होता है अमोनियम। अमोनियम कहने का मतलब होता है NH4 और अमोनिया कहने का मतलब होता है NH3। तो यहाँ क्या है? NH4Cl है, यानी अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? दोनों का मिश्रण है तो क्या हम लोग उपयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे में कर्पूर हो गया, नौसादर, इसी को हम लोग NH4 को क्या बोलते हैं? नौसादर बोलते हैं। सीधा प्रश्न पूछेगा नौसादर। NH4Cl को हम लोग क्या बोलते हैं? नौसादर, और इसी को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्रोमेटोग्राफी जो मिश्रण हो गया, जो उसको हम लोग मिश्रण, जिसमें कलर का मिश्रण हो गया तो उसको हम लोग अलग करेंगे। पानी में जो कलर मिश्रण है उसको हम लोग अलग करते हैं। क्रिस्टलीकरण, तो नमक को मतलब शुद्धिकरण, जो बड़ा बड़ा उसको मतलब शुद्धिकरण करने के लिए छोटा छोटा। क्रिस्टलीकरण, बड़ा जो जिसमें बड़ा चीज है उसको छोटा में करना, क्रिस्टलीकरण। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ठोस के, मतलब ठोस को क्रिस्टलीकरण। कहाँ उपयोग करते हैं? ठोस में। ऊर्ध्वपातन हो गया आपका। NH4Cl आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल सीधा प्रश्न पूछेगा। कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड, या नौसादर हो गया। ये सब किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन का मतलब ठोस से सीधे गैस में बदल जाना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। हम एक बार आपको रिपीट करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको हम पीछे बताएं। इसरो का स्थापना 15 जनवरी 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? के सिवान। के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखल। वर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। और आपको हम DRDO का स्थापना बताएं, DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958। इसका हेडक्वार्टर का मुख्यालय का दिल्ली में स्थित है। इस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको याद रहना चाहिए। 1969 का जो वर्ष है मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1969 में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में ही 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव चंद्रमा पे कदम रखा। और पहला जो कदम रखने वाले व्यक्ति कौन सा? नील आर्मस्ट्रांग। ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा एल्विन एल्ड्रिन। तो इसको आप सर्च कर लीजिएगा सेकंड वाला को। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।